फेलिसिटी कार्टर एक एस्ट्रोलॉजर, फॉर्चून टेलर और साइकिक थी। पर एक दिन उनके पास एक ऐसा इंसान आया जो न्यूरोटिक था और उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत थी। ये देखकर उन्हें लगा कि वो ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे बीमार और कमज़ोर लोगों का फ़ायदा उठाकर पैसे नहीं कमा सकती। इसलिए उन्होंने अपनी एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस छोड़ दी और द गार्डियन में एक आर्टिकल लिखा जहाँ पर उन्होंने सब कुछ बताया कि वो कैसे लोगों को सालों से बेवकूफ़ बनाते आ रही थी। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू स्पर्शकास्टिक। आज हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की। क्या वो स्कैम है या फिर वो साइंस है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप उन लोगों में से जो कहते हो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है और मैंने देखा वर्क करते हुए, तो उसका आंसर भी मैं इस वीडियो में दूंगा। अगर आप उन लोगों में से जो कहते हो कि सम थिंग्स आर बियॉन्ड साइंस, तो उसका आंसर मैं सबसे पहले दूंगा। अगर आप उन लोगों में से जो कहते हो कि यार एस्ट्रोलॉजी इज हार्मलेस, अगर वो साइंटिफिक है भी नहीं तो उसमें बिलीव करने में प्रॉब्लम क्या है, इस बात का आंसर भी मैं इस वीडियो में ही दूंगा। और साथ में आपको मैं दूंगा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस। हर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको टेक्निक बताऊंगा जो एस्ट्रोलॉजर्स यूज करते हैं आपको बिलीव कराने में कि एस्ट्रोलॉजी रियल है, और साथ ही साथ साइंटिफिक प्रूफ्स दूंगा उसे डिबंक करते हुए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ज्योतिष दिखा रहे हैं, हस्तरेखा दिखा रहे हैं, राशिफल दिखा रहे हैं, ये ढोंग पाखंड में पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके घर में धन की बरकत होगी। हम मॉडर्न एज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए? कहीं कुछ तय नहीं है, ऊपर वाले ने। बात है 1971 की, इंडियन जनरल इलेक्शंस, और एस्ट्रोलॉजर्स ने करी एक प्रेडिक्शन कि इंदिरा गांधी वुड लूज द इलेक्शन। वेल, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। इंदिरा गांधी वन विद द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस गलत गई हैं। कुछ टाइम पहले की बात करते हैं, T20 वर्ल्ड कप, इंडिया एंड इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच से एक दिन पहले ABP न्यूज़ पर एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम होता है 11 ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे, जहाँ पे 11 एस्ट्रोलॉजर्स मिलकर प्रेडिक्शन देते हैं अबाउट दी सेमीफाइनल मैच। और देखिए वो क्या कहते हैं। 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त होगा। ये भी 100% वाला मामला आपका भी है। चलिए, अगर भारत की कुंडली के हिसाब से भी हम देखें तो कल की विजय भारत की निश्चित है, लेकिन विजय के योग बन रहे हैं 100%। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा, बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि उस मैच में इंडिया हार गई थी, वो भी बुरी तरह। हमने बनाए थे 168 रन एंड दे वन बाय 10 विकेट्स। इसी का मजाक उड़ाते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ट्वीट किया था ये क्या ये हिस्ट्री की इजीएस्ट रन चेज है। इससे मुझे कोट याद आता है फेमस हिस्टोरियन फ्रांसेस्को कुचियार्दी का। उन्होंने कहा था कि एस्ट्रोलॉजर्स की लाइफ कितनी बढ़िया होती है, वो 100 झूठ के बीच में एक सच बोल देते हैं तो लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं, और एक आम इंसान 100 सच के बीच में एक झूठ भी बोल दे तो लोग उसे विश्वास करना छोड़ देते हैं। ये तो कुछ भी नहीं। इनफैक्ट इंडिया के मोस्ट फेमस एस्ट्रोलॉजर बेजन दारूवाला, जिनको आप इस फोटो में देख सकते हो, उन्होंने प्रेडिक्शन दी थी कोविड-19 को लेकर। करीब मई 15 के आसपास ये डिजीज है, कोरोना कहो कुछ भी कहो, ये बहुत कम हो जाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। वेल, क्या हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था, पर एस्ट्रोलॉजी का फिर ओरिजिन कैसे हुआ? आखिर कुछ तो देखा होगा उन लोगों ने जो हजारों साल से एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते आ रहे हैं, वही पूरी दुनिया में। ये बात समझाई है वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने, नील डिग्रास टाइसन। वो कहते हैं कि कुछ चीजें होती धरती पे, जैसे कि वोल्केनो इरप्शंस, जो सुनामी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कुछ चीजें होती थी आसमान में सितारों के साथ, और हमने उन दोनों को आपस में कोरिलेट किया। So the notion that we are not only in the center of all of this motion of the universe, but that the universe cares for us, it runs deep and across culture. Do you realize the brightest star in the night sky, it's called Sirius, it would rise just before the sun 5,000 years ago, and it happened to do that at the time of year when the Nile flooded, enabling the ancient Egyptians to irrigate their lands and their fields. And so you say, there it is. This caused the rise of the Nile. So you can get a correspondence, a correlation, but miss the cause and effect of it. And so that's how we went for thousands of years, believing that the universe actually cares about us. क्योंकि वो चीजें अक्सर साथ में हो जाती थी,
हमें लगता था वो एक चीज दूसरे को कॉज कर रही है। कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू कॉजेशन, और ऐसे ही ओरिजिन हुआ था एस्ट्रोलॉजी का। ऊपर से कॉन्स्टेलेशंस आर कंप्लीटली आर्बिट्ररी, यानी सब्जेक्टिव। अगर मैं आप सभी को 10 डॉट्स दूं कनेक्ट करने के लिए, तो ऑफ कोर्स सब लोगों से अलग अलग तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो आखिर में कॉन्स्टेलेशंस हमारी ह्यूमन माइंड की इमेजिनेशन का ही नतीजा है। फॉर एग्जाम्पल, इस कॉन्स्टेलेशन को देखिए, ये है कॉन्स्टेलेशन ऑफ लियो या फिर सिम्हा। इसका मतलब होता है शेर या फिर लायन, पर इसके अंदर लायन कहाँ है? मुझे शेर दिखा दो कोई, मुझे शेर देखना है, मुझे मम्मी शेर देखना है। वेल, अगर आपको शेर नहीं दिखा हो तो दिखा देता हूँ, ये रहा शेर। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. एक बात नोटिस करने वाली है, अगर ये सब सब्जेक्टिव होती है तो इंग्लिश में उसका नाम है लियो और हिंदी में सिम्हा, और दोनों का मतलब होता है लायन या फिर शेर। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ग्रीक में किसी ने उन स्टार्स में एक लायन देखा हो और इंडिया में भी किसी ने उन सितारों में शेर देखा हो? वेल, अब आप लोग कहोगे इंडियन एस्ट्रोलॉजी सुप्रीम। वेल, अगेन रॉन्ग। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी इज नॉट इंडियन। Astrology came to India when Alexander the Great gave India a friendly visit in 3rd century BC. Yes, Indian astrology has Greek origin. इंडिया में हमेशा से सिर्फ एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई होती रही है, एस्ट्रोलॉजी की नहीं। पर हम सब यही सोचते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स और स्टार्स अर्थ पे कोई भी फोर्स या एनर्जी नहीं एक्सर्ट करते। वेल यस, बट एक्चुअली नो। प्लैनेट्स और स्टार्स एक दूसरे पे फोर्सेस लगाते हैं और जनरली वो फोर्स होती है ग्रेविटी की। और हम सब जानते हैं ग्रेविटी वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स है यूनिवर्स की, और वो बस एक फोर्स होती है जो डिपेंड करती है दो ऑब्जेक्ट के मास पे और उनके डिस्टेंस पे। पर अगर हम और डीप जाएं तो हमें पता लगेगा कि ग्रेविटी इज नॉट इवन अ फोर्स। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा ये वीडियो, व्हाई ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। इसके अलावा बहुत सारे इंडियन गॉडमैन यूज करते हैं साइंटिफिक टर्म्स हमें कन्विंस करने के लिए एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। Especially the planets in our solar system and our solar system in general gives out a certain amount of electromagnetic radiation. Every object, especially if it's a large object like a planet or a star, it is exuding its own reverberation. Right now, well, planets की बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड्स अक्सर रेडियो वेव्स एमिट करती है, पर सारी रिसर्चेस यही प्रूव करती है कि किसी भी टाइप की रेडिएशन, यूवी रेज या फिर रेडियो वेव्स का हमारी लाइफ पर कोई असर नहीं होता है। ये खुद बात बोली थी नोबेल प्राइज लॉरिएट डॉक्टर वेंकटरामन रामकृष्ण ने, जिनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने खुद कहा था कि स्टार्स और प्लैनेट जैसे मर्जी मूव करते रहें, उनका हमारी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ता। आप लोग अब ये बोलोगे कि साइंस सब कुछ नहीं जानती, सम थिंग्स आर बियॉन्ड साइंस एंड साइंटिस्ट। वेल, ट्रू, पर इसका डायरेक्ट मतलब ये भी निकलता है सम थिंग्स आर विद इन द रीच ऑफ साइंस, और एस्ट्रोलॉजी उन्हीं में से एक है। आज के टाइम पर जब हमारे पास काफी एडवांस टेलीस्कोप डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी है, हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं स्टार्स और प्लैनेट्स के मोशन और उनसे होने वाला कोई भी इंपैक्ट अर्थ के ऊपर। और सारी रिसर्चेस यही कहती हैं उनके मूवमेंट से हमारी लाइफ पे कोई डायरेक्ट असर नहीं होता है। एक और बात, ऐसा क्यों है कि 12 महीने साल के और 12 साइंस? कुछ तो लॉजिक है, कुछ तो हमें सिमिलैरिटीज दिख रही हैं। वेल, यू हैव बीन लाइड टू योर होल लाइफ बिकॉज देयर एक्चुअली 13 स्टार साइंस। Yes, there are actually 13 constellations. You can count them. People born between November 29th and December 18th belong to the constellation of Ophiuchus. Astrology, as we know, is a study of date, time and place of birth. पर इसका मतलब ये हुआ, जो लोग सेम टाइम और सेम जगह पे पैदा होते हैं, उनका फॉर्च्यून या उनकी लाइफ सिमिलर होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। 1958 में एक स्टडी करी गई जहां पे लंदन में सेम दिन और सेम टाइम में पैदा होने वाले 2000 बच्चों को लिया गया और साइंटिस्ट ने उन्हें स्टडी किया डेकेड्स तक, सालों साल तक, और उनको स्टडी किया गया करीब 100 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर। इन्होंने नौकरी करी तो कौन सी नौकरी करी, इनकी पर्सनैलिटी कैसी रही, इनका IQ लेवल और इमोशनल स्टेट कैसे रहे, और इस स्टडी ने कंक्लूड किया कि कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं मिली। तो अब चलते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पर। यस, द मेन पार्ट वेयर आई टेल यू
आपको क्यों यकीन होता है कि आपके ऊपर वो काम कर रही है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो बोला एस्ट्रोलॉजर ने वो सच है और सच हो रहा है? आइए अब मैं बनता हूं आपका एस्ट्रोलॉजर बाबा और मैं आपको दूंगा आपके बारे में प्रेडिक्शंस, वो भी आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम बिना जाने, और घर पे बैठ के आप उसे रेट करें एक्यूरेसी में बिटवीन 1 to 5। तो चलिए शुरू करते हैं। वी हैव दिस टेंडेंसी फॉर अदर्स टू लाइक एंड एडमायर यू, पर साथ ही साथ आपकी टेंडेंसी है कि आप अपने आप के लिए काफी क्रिटिकल हो जाते हैं। इनफैक्ट आप अपने सबसे बड़े क्रिटिक खुद ही हैं, बट यू हैव अ लॉट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी जिसका आपने अभी तक सही से इस्तेमाल नहीं किया है और ये आपको पता है। और ऐसा कई बार आपको डाउट होता है जब भी आपको डिसीजन लेते हो कि मैंने वो सही डिसीजन लिया है या सही डिसीजन नहीं लिया है। आप एक इंडिपेंडेंट थिंकर हो और आप किसी की थिंकिंग से इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होते हो विदाउट अ सॉलिड प्रूफ। आपने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से ये समझा है और जाना है कि कभी कभार दूसरों को अपने बारे में ज़्यादा बता देना थोड़ा हानिकारक हो सकता है, और ओवर शेयरिंग आपके लिए कभी कभार बैकफायर भी करी है। ऐसा कई बार होता है जब आप एक्सट्रोवर्टेड होते हो, सोशल होते हो, बट उसी के साथ साथ आप काफ़ी बार रिजर्व्ड और इंट्रोवर्ट भी होते हो। वेल, तो ये थी प्रेडिक्शंस आपके लिए। अब बताइए कैसा किया मैंने? क्या मैंने आपके बारे में सही प्रेडिक्ट किया है? वेल, आपके जैसा उन स्टूडेंट्स को भी लगा था जिनके ऊपर ये टेस्ट किया गया था। 1948 में साइकोलॉजिस्ट बर्ट्रम आर फोरन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने क्लास के 39 स्टूडेंट्स को बोला कि ये पर्सनैलिटी टेस्ट फिल आउट करो और इसके बेसिस पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। सबने वो टेस्ट फिल आउट किया और एक हफ्ते बाद सबको एक पेपर मिला जिसपे उनका नाम लिखा था और नीचे लिखी थी ऐसे 13 क्वालिटीज और सेंटेंसेस जो उनको डिस्क्राइब करते हैं। और फिर क्लास में ही फोरन ने पूछा बच्चों से कि आप इसको एक्यूरेसी स्केल पर बिटवीन 1 to 5 कितना रेट करना चाहोगे, एंड एवरेज स्कोर टर्न्ड आउट टू बी 4.26, यानी मोस्ट बच्चों ने उसे 4 या 5 ही रेट किया था एक्यूरेसी के अंदर। फिर फोरन ने कहा कि सब अपने पेपर एक्सचेंज कर लो, और पता चला कि सबको सेम पेपर मिला था। बर्ट्रम आर फोरन ने न्यूज़पेपर के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से यही 13 स्टेटमेंट्स उठाई थी और सब बच्चों को दे दी थी, और सबको लगा कि उनकी पर्सनैलिटी को अच्छे से डिस्क्राइब करती है। इसी को हम कहते हैं द बार्नम-फोरर इफेक्ट। ये मेन प्रिंसिपल है जिसके ऊपर सारे स्यूडो साइंस जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग टिके हुए हैं। ऐसी बातें बोलना जो वैसे तो सब पे अप्लाई हो जाती है, बट सुनने में आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर ये स्पेशलाइज्ड और यूनिक है, क्योंकि हम सबको लगता है कि हम बहुत ज्यादा यूनिक इंसान हैं, बट इट टर्न्स आउट वी आर ऑल वेरी सिमिलर इन मेनी वेज। दिस वाज द फर्स्ट वे हाउ एस्ट्रोलॉजी सीम टू वर्क फॉर यू। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी वर्क कर रही है वो है कोल्ड रीडिंग। यस, कोल्ड रीडिंग। अब कोल्ड रीडिंग क्या होती है? पहले के एग्जांपल तो समझते हैं। लेट्स वॉच ब्रिटिश मेंटलिस्ट Darren Brown doing cold reading on the streets of London. Who I am, what I do? No, great. But I think I can tell you what you do for a living. Look at me. It's people, it's PR, it's marketing, it's that sort of thing. Yeah. Is that what you do? Yes. You look for people's skills, you put them in positions. It's some sort of headhunting, is that right? Recruitment, that sort of thing. What do you do? Recruitment consultant. It's fashion. It's an assistant in a shop. This is a fashion, specifically denim. Yeah. You were selling denim. You're selling jeans. Is that right? You were doing that, and you haven't done it for a while. You recently come out of that job. Is that right? Yes. Is that right? Right, yeah. Fantastic. Oh my god. वेल, कोल्ड रीडिंग वर्क करती है ऑब्जर्वेशन से और अजम्पशन से। हम किसी भी इंसान को देखकर वो कैसे उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है और कैसे ड्रेस करता है कुछ एक्यूरेट गेसेस कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी स्किल बेटर होती जाती है, और यही यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स भी। देखिए हाउ डेरन ब्राउन एक्सप्लेन्स his mentalism. This guy, his walk, the gum chewing, the long coat, he's confident, streetwise detached. He's protective of his girlfriend, so he's aware of the danger around him. His hair tells me he's not in the forces, so I'd say he's a journalist. Workmates, the woman on the left, she's wearing nighttime gear at lunchtime but has conservative hair and makeup, so it's only a work outfit. The rose means she's gregarious, so these two work in the PR end of high street fashion. अगर आपको कोल्ड रीडिंग के बारे में और जानना है, I would recommend my favorite web series, The Mentalist. The third way astrology seems to work for you is generality, ambiguity and vagueness. आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। 30 साल के हो जाओगे, तुम्हारा भाग्य चमकेगा, तुम्हारी किस्मत करवट लेगी। वेल, भाग्य चमकना, इसका मतलब तो कुछ भी हो सकता है। जब आप 30 साल के होंगे तो उस पूरे 1 साल में कुछ भी पॉजिटिव होगा उसे आप भाग्य चमकने में काउंट कर लोगे।
चाहे वो जॉब लगना हो या फिर शादी करना। ये बहुत ही जनरल बात है, इसमें बहुत यार एम्बिग्विटी है। दूसरी बात, आप देखिए जब ये एस्ट्रोलॉजर्स फाइनेंशियल प्रेडिक्शंस करते हैं कुछ इस तरीके से, Finance is coming with self-sufficient vibes. So yes, you will be very happy with your financial income, salary, saving, and also some outcome or कहीं से भी आपको अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है फाइनेंस को लेके। पैसों का फायदा नुकसान तो बहुत जनरल बात हो गई, वो 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक कुछ भी हो सकता है। ऊपर से ये सब इतनी कॉमन चीजें हमारी लाइफ के अंदर, हम डेली लोगों से मिलते हैं और डेली पैसों का लेन देन करते हैं, उसमें कभी कैशबैक मिल जाना, कोई ऑफर मिल जाना, कोई चीज महंगी खरीद लेना गलती से, या फिर पैसों का गिर जाना है, खो जाना, तो बहुत आम बात है। ये सब तो डेली लाइफ में वैसे भी होता ही रहता है। और जब आपको ये बात बोली जाती है आपको लगता है ये तो मेरे साथ सच हो गई। बट फोर्थ वे जिससे आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी वर्क कर रही है वो है ऑब्जर्वेशन बायस। मान लीजिए इस महीने के प्रेडिक्शंस में आपको ये बोला गया है कि आपको पैसों का नुकसान होगा, और मान लीजिए उसी महीने में आपसे 100 रुपए खो जाते हैं, पर उसी महीने में आपको कहीं से 500 रुपए का कैशबैक भी आ जाता है, पर फिर भी आपका ऑब्जर्वेशन बायस वाला माइंड उसी 100 रुपए फोकस करेगा जिसका नुकसान हो गया, और आप कहोगे एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, ये तो सही हो गई प्रेडिक्शन मेरी। पर आप उस चीज पे ध्यान देना भूल जाओगे कि आपको कहीं से पैसों का फायदा भी हुआ था। क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो तो आप वही चीजें ढूंढते हो अपनी लाइफ में जो वो कहते हैं, और क्योंकि आप उन्हें ढूंढना चाहते हो आपको वो मिल जाती हैं। The fifth and the final way of why astrology works for you is simply coincidences. Coincidences हमारी लाइफ में बहुत कॉमन होते हैं। मान लीजिए आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आपने रैंडमली बोल दिया कि इस बॉल पे तो विकेट गिरेगी, और उसी बॉल पे विकेट गिर जाती है, और आपको लगेगा ओ माय गॉड मैंने तो प्रेडिक्शन कर दी, मुझे तो फ्यूचर दिखाई देता है। बट देखा जाए एक बॉल पर क्या हो सकता है उसके बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, और एक वनडे मैच में जहां पे 600 बॉल्स होती है उसमें एक तुक्का लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेशन बायस के होते हुए आप उसी पे ज्यादा फोकस करोगे जब आप सही रहे, और उस पे नहीं जब आप गलत हुए थे। अगर आपको कोइंसिडेंसेस के बारे में और जानना है तो आपको रिकमेंड करूंगा ये वाली वीडियो बाय वीसॉस, जो मेरे वन ऑफ दी फेवरेट क्रिएटर्स हैं। तो ऐसा बहुत बार हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजर की कही हुई बातें इसलिए सच हो जाएं क्योंकि बस वो एक मेयर कोइंसिडेंस हो, और ऑफ कोर्स वो आपको बहुत सारी बातें बोलते हैं, उसमें से 1-2 का कोइंसिडेंस हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग मुझे अभी भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का एग्जांपल देंगे उनको मैं बात समझाना चाहूंगा स्टैटिस्टिकली। मान लीजिए आप एक सिक्के को उछालते हैं, आपको पता है 50-50 चांसेस हैं हेड टेल्स आने के, बट मान लीजिए आपने सिक्के को लगातार 3 बार उछाला और तीनों बार लगातार हेड आ गया, तो क्या आप ये कहोगे कि चांसेस 100 और 0 हैं? नहीं ना, बिकॉज हमें किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, एक्यूरेसी निकालने के लिए एक बहुत बड़ा सैंपल स्पेस चाहिए होता है। तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस या फिर 1-2 इंसिडेंट वैलिड नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर कि व्हाई आई थिंक एस्ट्रोलॉजी इज हार्मफुल फॉर अ सोसाइटी। लोग कहते हैं अगर लोग इसमें बिलीव करना भी चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी में तो तुझे क्या दिक्कत है? यार किसी को भी क्या दिक्कत है? उनके पैसे, उनका फ्यूचर, उनकी लाइफ। वेल प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी सोसाइटल प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम, अक्सर ज्योतिष के पास जो लोग आते हैं वो कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं। आपने एड्स में भी देखा होगा, वो लोग कहते हैं हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उनके पास ऐसे लोग आते हैं जिनके पास रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में, हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और उनका फायदा उठाते हैं। वो आपसे पैसे लेते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो कि वो नहीं कर सकते। दैट इज माई मेन प्रॉब्लम विद एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजर्स। दे हिट यू व्हेन यू आर ऑलरेडी डाउन। वो आपके वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं और पैसे कमाते हैं। एंड दैट इज द सेकेंड पॉइंट, द मनी इन्वॉल्व्ड। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इंडिया में एक $10 बिलियन इंडस्ट्री है, और एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ही हैवी फीस चार्ज करते हैं अपनी प्रेडिक्शंस के लिए। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट भी फंड्स एलोकेट करती है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और उनके स्कूल्स को चलाने के लिए, जो फंड्स और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। दे सेल यू फेक होप विच इज मोरली रॉन्ग। The third reason why I think astrology should be eradicated from our society is it spreads more pseudoscience. अगर एक सोसाइटी किसी pseudoscience में बिलीव करना स्टार्ट कर देती है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बाकी pseudoscience में बिलीव करना भी स्टार्ट कर देगी। साइंटिफिक है कि हाँ, गाय पे ऐसे हाथ करने से बिल्कुल उल्टी तरफ ऐसे हाथ घुमाएंगे तो बीपी अपना ठीक हो जाता है। और इंडिया इज अ हब ऑफ pseudoscience। एक क्लेम पर लोग बिलीव करते हैं और उस क्लेम से जुड़े बाकी सारे क्लेम्स पर भी लोग बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं, which can be catastrophic. The fourth reason why I think astrology should be avoided is it creates more division.
जब ये कहना गलत है कि दो लोग शादी नहीं कर सकते उनके कास्ट की वजह से, तो ये कहना भी तो गलत है कि दो लोग शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कुंडली नहीं मिल रही। इस टाइप की चीजें सोसाइटी में और ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं और हमें बांटती हैं, इसलिए हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाई आई थिंक यू शुड अवॉइड एस्ट्रोलॉजी, इट्स बिकॉज इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। हियर मी आउट। साइकोलॉजी में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, कि इंसान को लगने लगता है कि उसकी लाइफ के इवेंट्स उसके कंट्रोल से बाहर हैं। दिस लीड्स टू एंजाइटी बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल दीज थिंग्स, और आप कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाओगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, और आप अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कम कर दोगे। तो यस, ये थे मेरे 5 पॉइंट्स आपको क्यों एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना और इसको प्रमोट करना बंद कर देना चाहिए। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है कि मैं वैसे पॉइंट्स भी इंक्लूड करूं जो बड़े यूट्यूबर्स ने अभी तक इंक्लूड नहीं किए हैं। इसके अलावा ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, साइंस वाइंस एक सीरीज रहेगी जहां पे मैं हर एपिसोड में एक स्कूलो साइंस को डिबंक करूंगा। और अगली वीडियो में करने जा रहा हूं मैं डिबंक होम्योपैथी को। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि खुद मैंने कैसे 6-7 साल तक होम्योपैथी दवाइयाँ खाई हैं और वो क्यों एक स्यूडो साइंस है और क्यों हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे एवरी वीक। और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं और उनके साथ भी जो नहीं करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम मुझे मोटिवेट कर सकें और वीडियोस बनाने के लिए। मैंने चैनल जस्ट स्टार्ट किया है बट इस चैनल अब आगे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद एनी ऑफ द कंटेंट मेंशन इन माय वीडियो, please correct me in the comments below or email me at this email address. Thank you for watching. This is Sparsh signing off. यार ये स्पर्श भी ना बचपन से ऐसा साइंटिफिक और स्केप्टिक रहा है, सच है वर्गो।